गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ईपीएफओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, सोच रहा था कि ईपीएफओ जो ऑफिस है, इसका निर्माण क्यों हुआ और इसका एक्चुअल ड्यूटी क्या है। ईपीएफओ की एक्चुअल ड्यूटी क्या है, इसका निर्माण क्यों हुआ। तो 1952 में इसका निर्माण हुआ था, भारत आज़ाद होने के बाद, कि मजदूरों को उनके रिटायरमेंट को, उनका जो पीएफ का पैसा है वो सुरक्षित रहे, उन्हें उनका पैसा मिले, ताकि वो उनका बचा हुआ जीवन एक स्वाभिमान के साथ, एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ गुजार सके और उनको आगे तकलीफ ना आए। इसीलिए सरकार ने ईपीएफओ बनाया था। कई इंडस्ट्री जो असंगठित क्षेत्र के थे, जो जिनको ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट कहते हैं या पीएसयू कहते हैं, ये लोग पता नहीं मेरे को प्राइवेट और पीएसयू और गवर्नमेंट में इतना फर्क क्यों है। एक्चुअल देखा जाए तो देश का जीडीपी बनाने में मोस्टली हाथ प्राइवेट और पीएसयू का ही ज्यादा हाथ है दोस्तों। पीएसयू तो होना ही नहीं चाहिए, एक तो प्राइवेट होना चाहिए, एक तो पब्लिक होना चाहिए। अब इसको इन्होंने पीएसयू बनाया। अच्छा, पीएसयू बनाया तो बनाया, बट जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहे हो चाहे पीएसयू में काम कर रहे हो, वो अपना पैसा देश के ईपीएफओ ऑफिस में स्टोरेज कर रहे हैं। उनका जिंदगी का पैसा, हर महीने का पैसा देश के पास वो रिजर्व रख रहे हैं। तो फिर पीएफ के मामले में, पेंशन के मामले में आप क्यों प्राइवेट देखते हो या पब्लिक देखते हो, ये मेरे को नहीं समझ में आता है। अगर देखा जाए तो देश का जीडीपी का निर्माण, अगर अगर हम पढ़ाई भी कर ले, तो उसका पूरा जीडीपी का अगर 80 से 85% अगर हम देखते हैं, तो वो प्राइवेट और पीएसयू लोग ही देते हैं। यानी इसका मतलब पीएसयू तो कहिए मत, उसको सिर्फ प्राइवेट ही कह दीजिए, कि वो गरीब लोग, वो प्राइवेट में काम करने वाले कर्मचारी अपने देश के ईपीएफओ में अपना पैसा देश के पास सुरक्षित रखते हैं, देश के पास सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ के बारे में बात कर रहा हूं कि ईपीएफओ के जो चेयरपर्सन होते हैं, बोले तो जो वहां के अध्यक्ष होते हैं, वो सरकार के जो भी लेबर मिनिस्टर है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, जैसे कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार सर जो लेबर मिनिस्टर है, तो वो चेयरपर्सन है। दोस्तों, ये स्कीम 1995 में आई, तब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में थी, लेकिन हम ये बात भूलना नहीं चाहिए कि भारत भारत शासन के द्वारा ये खेल, भारत भारत शासन शासन का वहां पे ये रहता है, कंट्रोलिंग रहता है। फिर चाहे कोई भी पार्टी सरकार में आने दीजिए। अब ईपीएफओ में काम करते समय एक आधा आदमी काम कर रहा है, रिटायर होके गया, तो दूसरा आदमी वहां पे आए बाद वो नहीं बोल सकता है कि आप मेरे कन मत आइए, वो रिटायर हुए वाले आदमी के कन जाइए। वो ईपीएफओ ऑफिस में ही आएगा। वैसे ही भारत सरकार के तरफ से गलती हुई है, तो ये पूरी नैतिकता से जिम्मेदारी भारत सरकार की होंगी। अब उसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसमें सरकार में आती है, कौन थी उस समय, ये मैटर नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी जनता की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। ईपीएफओ का पैसा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई थी। ईपीएफओ का पैसा भारतीय जनता पार्टी लेने नहीं आई थी। आज मेरे को बहुत बड़ा सवाल होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी रहने दो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहने दो, ये ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सरकार के ऊपर क्या अधिकार है। यहां का पैसा सरकार ने हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। कोई भी अधिकार नहीं है सरकार को कि यहां के पैसे को हाथ लगाया जा सके। और अगर ये पैसा सरकार ने हाथ नहीं लगाया, चाहे कांग्रेस पार्टी रहने दो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहने दो, अगर ईपीएफओ में का पैसा अगर सरकार ने हाथ नहीं लगाया है, तो इन गरीब पेंशनरों को पैसा देने के लिए सरकार आज क्यों नाक झोंक कर रही है। दोस्तों, लोक प्रतिनिधियों को तो भी हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये शासकीय अधिकारी जो ईपीएफओ में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे वाले शासकीय अधिकारी, चाहे वो सीबीटी मेंबर्स हों दो, अब सीबीटी मेंबर्स में वो यूनियन, ट्रेड यूनियन रहने दीजिए। काय की ट्रेड यूनियन, कभी गरीब एम्प्लॉयज के बारे में ट्रेड यूनियन ने कभी ईमानदारी से काम किया ही नहीं। चाहे इंटक रहने दो चाहे बीएमएस रहने दो, भारतीय मजदूर संघ रहने दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी का पिल्ला है
और एक कांग्रेस पार्टी का पिल्ला है, फिर वो गरीब मजदूरों के तरफ कैसे पलट के देखेगा, उनके भविष्य के लिए वो क्यों काम करेगा? ये सवाल हर भारत के पेंशनर ने और अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो हर कर्मचारी ने इन ट्रेड यूनियंस को सवाल करना चाहिए कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले 65 लाख लोगों को आप धोखा दे चुके हो और अब हम नौकरी कर रहे हैं, हम आपको ना मान देना चाहते हैं ना हम आपके ऊपर भरोसा कर सकते। तो दोस्तों, ईपीएफओ के बारे में आपको सतर्क होना बेहद जरूरी है और भारत सरकार को आपको फोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो वर्तमान में के कर्मचारी क्यों ना हो। आपको भारत सरकार को फोर्स करना पड़ेगा कि आप ईपीएफओ में ट्रांसपेरेंसी लाइए और ईपीएफओ का पैसा जो कर्मचारियों का पैसा है उन्हें उनका पैसा मिलना चाहिए। सरकार उस पैसे को सेकेंड इनकम बोल के यूज नहीं कर सकती, ट्रेड यूनियन उन पैसों के ऊपर अपनी मक्तेदारी नहीं कर सकती और ईपीएफओ उस पैसे को शेयर मार्केट में डालने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर तुम गरीब लोगों को उसका बेनिफिट नहीं देते हो तो उसका मलिदा खाने का अधिकार तुम लोगों को नहीं है। वो लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे हैं इतनी कम पेंशन में, पिछले 15 साल 1,000 रुपए लेके पेंशन पिछले 15 साल से एक ईमानदार कर्मचारी, एक ईमानदार पेंशनर अपने स्वाभिमान को अंदर ही अंदर गला घोट के जी रहा है और आप नेता लोग, आप ईपीएफओ के बड़े बड़े कर्मचारी और ये ट्रेड यूनियन जो मजदूरों का संघ होता है, कैसे मजदूरों के पैसों को आप लोग यूज करते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आज तक आपने मजदूरों को कौन सा भविष्य के प्रति आपने उनका भविष्य सुनहरा किया है? आप लोगों को यहां पे सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंटक को देखना चाहिए कि इंटक ने इन गरीबों के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी इतना मलिदा खाते आई है, आज भारतीय जनता पार्टी मलिदा खा रही है। और ये ईपीएफओ तो हमेशा से, ये तो शासकीय अधिकारियों को कोई वहां पे सवाल नहीं करता और चलो चलने दीजिए, हमारे पास ताकत नहीं है, हम और 1 महीना रुकेंगे, हम उसके बाद में और 1 महीना रुकेंगे, हम सरकार की इज्जत करेंगे। सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, हमको सरकार के नियम तोड़ना नहीं चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, हम पूरी नैतिकता अपने मरे जब तक दिखाएंगे। लेकिन सरकार अपनी नैतिकता कभी नहीं दिखाएंगी। सरकार ने अपनी प्राथमिकता पेंशनरों को नहीं दी है। माननीय कमांडर अशोक राउत सर और मेरे वरिष्ठ गण जो नैक कमेटी के वरिष्ठ गण जो हमारे नेतागण गए थे, वहां पे भारत के पंत प्रधान जी ने अपने पीएमओ ऑफिस के मुख्य वहां के जो मंत्री है उनसे कहा था कि इनका काम प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश का काम प्राथमिकता के साथ हुआ, राजस्थान का काम प्राथमिकता से हुआ, मोदी 2.0 का काम वहां पे प्राथमिकता के साथ हुआ। लेकिन इन गरीब पेंशनरों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। कब तक इंतजार करना है? कितने पेंशनरों का बलिदान ये चाहते हैं? कितने पेंशनर अंदर ही अंदर घुट के मरते हुए देखना चाहते हैं? इन लोगों को क्या अच्छा लग रहा है? उनके मेहनत की कमाई ये लोग आइश कर रहे हैं। ये किस तरह का न्याय है? मैं भारत सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या खाली जनता ने ही लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए? खाली जनता ने ही अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए? सरकार अपनी नैतिकता, अपनी कर्तव्य दक्षता नहीं दिखा सकती? भारतीय जनता पार्टी ने 10वीं का इतिहास का किताब महाराष्ट्र में बनाया है, उसमें वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई भी सरकार, एक अच्छी सरकार रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ट्रांसपेरेंसी आपके किताबों में से दिख रही है, आपके कर्मों में से दिख रही है। मजदूर यहां पे मर रहे हैं, पेंशनर यहां पे मर रहे हैं और ईपीएफओ को ना जाग आती है, ना लेबर मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे। हम तो कह रहे हैं कि लेबर मिनिस्टर ने अपने जो गलत काम किए हैं उसके प्रति उन्हें राजीनामा देना चाहिए, उन्होंने नैतिकता से राजीनामा देना चाहिए और नए लेबर मिनिस्टर का वहां पे गठन करना चाहिए। रातों रात वहां पे दोस्तों सरकार रातों रात गिर सकती है, तो क्या लेबर मिनिस्टर रातों रात राजीनामा नहीं दे सकते? अपनी गलती क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? माननीय संतोष कुमार गंगवार सर इन पेंशनरों की भावनाओं के साथ खेल रहे, इनके मेहनत की कमाई से इन्हें दूर रख रहे, तो क्यों ना राजीनामा दे? वो रातों रात अपना राजीनामा देके भारत सरकार के प्रति अपनी निष्क्रियता वो क्यों नहीं दर्शा रहे? एक नैतिकता है। संतोष कुमार गंगवार सर, अगर भारत सरकार में से अगर कोई मिनिस्टर निष्क्रिय है तो उसे राजीनामा देना चाहिए। इन गरीब पेंशनरों की बद्दुआ लेने से अच्छा आप अपने काम में असफल हुए हैं, आप अपनी कर्तव्य दक्षता के प्रति निष्क्रिय हो, तो आपने राजीनामा देना चाहिए। इन गरीब पेंशनरों के हाय लेने से अच्छा आप राजीनामा दे दीजिए सर। ट्रेड यूनियन से भी मैं सवाल कर रहा हूं कि आज तक उन्होंने ऐसे कौन से काम किए? बीएमएस की क्या गरज है दोस्तों? इंटक तो इतने सालों से रूल कर रही है, क्या किया?
इंटक के चलते ये ईपीएस 95 पेंशनर्स दर दर भटक रहे हैं। इंटक की आपको जरूरत है क्या? मैं देशवासियों से सवाल कर रहा हूं, मैं मजदूरों से सवाल कर रहा हूं, आपको इंटक की और बीएमएस की जरूरत है क्या? आप नैक कमेटी को एक बार अपनी ताकत प्रदान करके देखिए। नैक कमेटी कोई इनके जैसा ईपीएफओ में घुस के बैठने वाली नहीं है, ये बाहर से ही आपको शक्ति प्रदान करेंगी। आज नैक कमेटी ने क्या काम किया है आपको पता नहीं है। आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि नैक कमेटी ने इस देश के लिए क्या काम किया है, इन गरीब पेंशनरों के लिए क्या काम किया है। आपने बस सोचने का बात है दोस्तों कि यह सरकार ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकते। अरे जो लोगों को, जो गरीब लोगों को, जो मजदूरों को, जो पेंशनरों को उनकी मेहनत की कमाई जीते जी नहीं दे रहे, वो ट्रांसपेरेंट कब होंगे? आज आप ईपीएफओ को सवाल कीजिए कि क्यों पेंशनर 65 लाख परिवारों को आप तकलीफ दे रहे हो। मेरे वर्तमान कर्मचारियों, आपका काम है कि आप नैक कमेटी के पास आना चाहिए। आप बीएमएस और इंटक को आप पूरी तरह से बहिष्कृत कर दीजिए। आप लड़िए नैक कमेटी के साथ खड़े रह के। बीएमएस की आंखें खोलने का काम आपको करना पड़ेगा। इंटक की आंखें खोलने का काम आप जो वर्तमान कर्मचारी है, आप लोगों को करना चाहिए दोस्तों। पेंशनर आज है कल नहीं है, पेंशनर आज है कल नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो पल की खबर नहीं है उनकी। लेकिन आप लोगों को अपने देश के प्रति, अपने भविष्य के प्रति जागृत होना चाहिए दोस्तों। चाहे एमएससीबी के लोग हो, चाहे एसटी महामंडल के लोग हो, चाहे शुगर फैक्ट्रीज के लोग हो, चाहे इंडियन कॉरपोरेशन ऑयल के लोग हो, चाहे टेक्सटाइल के लोग हो, चाहे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो, आप सब लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ट्रेड यूनियन के प्रति आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आप किसी भी ट्रेड यूनियन को पावती मत फाड़िए। आप नैक कमेटी को अपनी शक्ति नहीं देना चाहते, मत दीजिए। लेकिन नैक कमेटी आपसे क्या चाह रही है? आप बस इन लोगों की शक्ति मत बनिए, इनसे आवाज, इनके आवाज में इनको वहां पे आप क्वेश्चन कीजिए कि पिछले आप लोगों की यूनियन होने के बावजूद भी ईपीएस कर्मचारियों के न्याय के लिए आप जागृत नहीं हो सकते, तो हम लोग आपके लिए पावतियां क्यों फाड़े? आप बीएमएस से पूछिए, आप इंटक से पूछिए, आपका नैतिकता से कर्तव्य है। आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से पहले ही आपको वहां पे सवालात करने पड़ेंगे। मेरे वर्तमान कर्मचारियों, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, देखो सीबीटी मेंबर्स में यही लोग बैठे हैं, चाहे वो इंटक के लोग हो, चाहे बीएमएस के लोग हो, दोनों भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले हैं। वो गरीब पेंशनरों की तरफ पलट के देखते नहीं है। ईपीएफओ ट्रांसपेरेंट नहीं है, और हम तो लेबर मिनिस्टर का राजीनामा मांग रहे हैं, क्योंकि हमने लेबर मिनिस्टर का घिनौना कर्तृत्व देख लिया है, हमने कर्तव्य देख लिया है कि वो पेंशनरों को किस तरह से तकलीफ दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की एक सतर्कता कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है। आप लोगों का अभी समय चलते सवाल करेंगे, आप लोग वर्तमान कर्मचारी अगर समय चलते सवाल करोगे तो ये बीएमएस और ये इंटक के पोल खोल हो जाएंगी दोस्तों। इन लोगों ने पिछले कर्मचारियों के प्रति अपनी निष्क्रियता दिखाई है, तो आप लोगों के प्रति कैसे वो सक्रियता दिखाएंगे? फिर आप लोग उनके साथ जाने के बजाय आप नैक कमेटी के पास आइए, उनके साथ आवाज बुलंद कीजिए और सरकार को फोर्स कीजिए, सरकार को ईपीएफओ के प्रति फोर्स कीजिए। ईपीएफओ का काम बहुत ही संदेह युक्त है, संदेहपूर्ण काम है दोस्तों, और ये जो कुछ हो रहा है आगे चल के विनाश की ओर लेके जाएगा आप लोगों को। अभी समय चलते आप लोगों को जागना चाहिए और सरकार को सवालात करने पड़ेंगे दोस्तों। चाहे वो किसी भी निजी क्षेत्र का मेरा कर्मचारी हो, आपका अगर पीएफ कट रहा है तो आपको सवाल करने का अधिकार है। ईपीएफओ को सवाल करने का अधिकार है आप लोगों को। मैं बाकी के मेरे ईपीएस के पेंशनर भाइयों से कहना चाहता हूं, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, हम लॉकडाउन उतरने का इंतजार करेंगे, हम अपनी पूरी नैतिकता दिखाएंगे। लेकिन सरकार अपनी नैतिकता नहीं दिखा रही है। सरकार अगर नैतिकता दिखाती थी तो पिछले 5 महीने से देश बंद है, तो इन गरीब पेंशनरों का काम अभी तक हो गया होता, इन गरीब पेंशनरों के अकाउंट में उनके मेहनत का पैसा अभी तक जमा हो गया होता। कितने पेंशनर, और 1 महीना रुको और 1000 पेंशनर मर जाएंगे, और 1 महीना रुको और 1000 पेंशनर मर जाएंगे। सरकार अपना काम नैतिकता से नहीं कर रही है। आप पूरी नैतिकता सरकार के प्रति समर्पित कर रहे हो, लेकिन सरकार वो लायकी की है क्या? अगर सरकार नैतिकता से काम करती थी तो अभी तक आपका काम क्यों नहीं हुआ? 5 महीने से देश बंद किया है, फिर मध्य प्रदेश में सरकार रातों रात कैसे बन सकती है? राजस्थान में जो घिनौना कृत्य हुआ आप सभी लोगों ने देखा है दोस्तों।
पेंशनर भाइयों को रुकाया जा रहा है और सरकार अपने काम, अपने पक्ष विस्तार की ओर ध्यान दे रही है। यह राष्ट्रद्रोह है। आपका देश बंद करके, गरीब लोगों का कामकाज बंद करके सरकार गिराई जाती है, यह राष्ट्रद्रोह है। आप सरकार को सवालात करने चाहिए थे। आपने सरकार की ताकत बढ़ाई, आपने सरकार को नैतिकता प्रदान करके आपने सरकार की ताकत बढ़ाई है दोस्तों। ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कीजिए, अपने गरीब पेंशनर मरते जाएंगे रोज का रोज। लेकिन मैं अशोक राउत सर से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने जितनी भी आपने मर्यादा सरकार को दी थी, आपने जितनी इज्जत दी थी, अभी तक सरकार ने ऐसा कोई रिटर्न दिया नहीं है। अभी तक ऐसा कोई सरकार की तरफ से फीडबैक आया नहीं है। रोज हमारे पेंशनर मर रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें खुल नहीं रही है। टीवी के ऊपर एक भी न्यूज नहीं आती है। ईपीएस 95 की एक भी न्यूज टीवी के ऊपर नहीं आती है। इन लोगों के न्यूज टीवी के ऊपर आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने खुद के लिए मीडिया यूज किया है, अपने खुद के लिए मीडिया बना रहे। मैंने कल ही पोस्ट लिखा है, जो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलनों से सरकार में आई है, वही भारतीय जनता पार्टी आज जन आंदोलनों को नजरअंदाज कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा अनशन आंदोलन नैक कमिटी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उस अनशन आंदोलन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। मैं तो चाहता था कि भारत के पंतप्रधान को सल्यूट करूं, लेकिन आज तक भारत के पंतप्रधान ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। उन्हें यह 65 लाख परिवार और इनका दर्द इनको मामूली लग रहा है। भारत के पंतप्रधान भूल गए कि वो भी कभी गरीब घर से आए थे। आज तख्तोताज मिल गया तो आज जन आंदोलनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे। वो अपने लेबर मिनिस्टर को जवाब भी नहीं पूछते। जो लेबर मिनिस्टर का कर्तव्य था इन 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने का, वो लेबर मिनिस्टर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन भारत के पंतप्रधान एक भी सवाल वहां पे करते नहीं है। तो राजीनामा तो कब देने लगाएंगे वो मुझे नहीं पता है। बंडारू दत्तात्रेय सर को क्यों राजीनामा देने लगा है? क्योंकि बंडारू दत्तात्रेय सर गरीबों के तरफ से बात कर रहे थे। अब संतोष कुमार गंगवार जी सरकार के तरफ से बात कर रहे, खामोश रहना, खाली अपना सत्ता का भोग लेना। ये संतोष कुमार गंगवार सर जो लेबर मिनिस्टर है, कौन सा दायित्व निभा रहे हैं? ये पेंशनर भाइयों ने वहां पे सवाल करना है, वर्तमान कर्मचारियों ने वहां पे सवाल करना है सरकार से। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कितने रिक्वेस्ट करूं कि आप भारत सरकार का नाम बदनाम होने से रुका लीजिए। पहले इन ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाइए पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी। आप ईपीएफओ की तरफ पलट के देखना तक नहीं चाहते सर। एक बार देखिए ईपीएफओ में किस तरह से गलत काम चल रहे। रोज एक गरीब पेंशनर, एक दो गरीब पेंशनर मर रहे, लेकिन अभी तक हम गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं मिल रहा है सर। ईपीएफओ अपना टस से मस नहीं हो रहा है। ये ईपीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये लेबर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अभी तक इन गरीब पेंशनरों को न्याय मिलना चाहिए था। पिछले 6 सालों से हमें तकलीफ दी जा रही है सर, लेकिन अभी तक इन गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं दिया गया है। सीबीटी मेंबर्स कौन है? आपके बीएमएस के लोग हैं, आपके इंटेक के लोग हैं। फिर वो सरकार का साथ देंगे, वो विरोधी पक्षों का साथ देंगे, या गरीब पेंशनरों का साथ देंगे? ये सवाल यहां पे उपस्थित होता है दोस्तों। कब तक हम लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेंगे? सरकार हमारे को लॉ एंड ऑर्डर देती है, सरकार खुद लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करती है, जनता की समस्याओं को देखती नहीं है, जन आंदोलनों को देखती नहीं है, मीडिया में सवाल करने नहीं देती, तो फिर हम कब तक सरकार से आस भरी नजरों से देखेंगे? मैं माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम से एक बार वापस भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से एक बार चर्चा करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं हेमा मालिनी जी मैम को कि वो एक बार वापस पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को 4 मार्च की याद दिलाए, और 4 मार्च को उनके शब्द जो प्राथमिकता के साथ इन गरीब पेंशनरों का काम करने के लिए कहा था, वो दिन वापस पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाने की कोशिश करें। क्योंकि रोज हमारे पेंशनर मर रहे हैं, एक महीने में और कितने हजार पेंशनर मर जाएंगे वो भी नहीं पता है। ठीक है, मेरा काम है बोलते रहने का ईपीएफओ की, लेकिन आप भारत के पंतप्रधान ने एक बार इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या ईपीएफओ इन गरीबों का काम नहीं कर रहा है? तो ईपीएफओ काम क्या कर रहा है? ईपीएफओ को 3 ही काम है, पीएफ के प्रति काम करना है, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के प्रति काम करना है, एम्प्लॉय के पेंशन के प्रति काम करना है, और एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के प्रति काम करना है। लेकिन ईपीएफओ क्या काम कर रहा है, किन चीजों को प्राथमिकता दे रहा है, मुझे नहीं पता है। और सीबीटी मेंबर्स क्या कर रहे हैं?
और सच में हम गरीब लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डाला है तो निकाला क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक हमें क्यों नहीं दिया गया हमारा पैसा? इंटरेस्ट के साथ हमारा पैसा देना चाहिए था। हमारे मेहनत का पैसा ये लोग खाने वाले, इनको कौन अधिकार दिया? माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी से भी मैं यही कहूंगा कि वो एक बार श्रीमती हेमा मालिनी जी से और एक बार संतोष गंगवार जी से बात करें कि वो लेबर मिनिस्टर होने के नाते अपना दायित्व निभाना चाहते हैं या ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए। एक बार भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से कॉल कॉन्फ्रेंस पे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए मैम, क्योंकि आप कब दिल्ली जाएंगी पता नहीं मैम, लेकिन तब तक कितने पेंशनर मर जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता मैम। और ये लोग कितने सालों से हमें सता रहे हैं मैम, एक बार आप देखना चाहिए, इस समस्या की गंभीरता आपने समझनी चाहिए मैम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते।